and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about Northeast Water Management Authority, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam geography point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, इतना तो आप सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है द डुअल चैलेंज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड एंड इरोजन। हर साल ही मेजर फ्लड आता रहता है और उसके कारण बहुत सारा लैंड इरोड होता रहता है। तो ये दो मेजर चैलेंज हैं आसाम के लिए खासकर। और इस बार का जो अभी APSC इंटरव्यू चल रहा था फॉर कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ACS वाला जो इंटरव्यू चल रहा था, उसमें कई सारे बच्चों से एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन आसाम। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्ट सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कौन से हैं, ये पूछा जा रहा था। आपको उसमें अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते थे कि द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड इरोजन इज़ द मोस्ट प्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ आसाम। अक्सर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिक में तो आपको फ्लड समझ आ जाता है कि आपको लगता है कि ठीक है फ्लड जो है या इरोजन जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्योंकि इससे एग्रीकल्चरल लैंड और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। ये तो आप सब लिखते हैं, लेकिन आप सब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर फ्लड एंड इरोजन से सोशल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो देखो, फ्लड एंड इरोजन से सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको बस जस्टिफाई करना था। इंटरव्यू बोर्ड में भी अक्सर लोगों ने पूछ लिया, जब बच्चों ने कहा कि सर फ्लड एंड इरोजन इज़ द सोशल प्रॉब्लम एज वेल, तो पूछा गया कि सोशल प्रॉब्लम कैसे है। तो आपको समझना है कि देखो कैसे आसाम के अंदर अब ये फ्लड एंड इरोजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम की तरह भी इमर्ज हो रहा है। देखो, फ्लड के कारण और इरोजन के कारण लैंड की जो है ओवरऑल डिस्ट्रक्शन हो रही है। हर साल इरोजन के कारण लैंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, लैंड ओवरऑल कम हो रही है, तो नेचुरली देर इज़ नाउ इंटरनल कन्फ्लिक्ट अमंग्स्ट द सोसाइटीज़ फॉर मोर एंड मोर लैंड, फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बचे हैं, घर बनाने के लिए जगह नहीं बचे हैं, और ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है अमंग्स्ट द सोसाइटीज़, अब वो सोशल टेंशंस के रूप में दिख रहा है हमारे असम स्टेट के अंदर। अब देखो, जो आउटसाइडर के अगेंस्ट एक जो गुस्सा है वो अब ज़्यादा निकल के आ रहा है इन द असमीज सोसाइटी। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ लैंड रिसोर्स, और स्कैरसिटी ऑफ लैंड रिसोर्स के पीछे ये फ्लड एंड इरोजन एक मेजर फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था कि फ्लड एंड इरोजन इज़ नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक फैक्टर और इकोनॉमिक कॉज ऑफ कंसर्न, बट इट इज़ इमर्जिंग एज ए मेजर सोशल कॉज ऑफ कंसर्न एज वेल। आने वाले टाइम में इस कारण से सोशल कन्फ्लिक्ट्स और भी बढ़ेंगे अगर हमने इसको मिटिगेट नहीं किया तो। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड इरोजन। फ्लड एंड इरोजन तो कोई नई बात तो है नहीं, तो पहले से ही आता रहा है। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, 1954 में एक नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड बनाई गई थी। ये नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड सिर्फ आसाम के लिए नहीं था, लेकिन उसमें आसाम के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर डिवोट किया गया था कि कैसे आसाम के अंदर फ्लड को मिटिगेट किया जाएगा। फिर 1982 में एक ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बनाया गया जिसको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया कि आप आसाम के अंदर प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड इरोजन को टैकल करें। 1987 में अगेन नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई जिसमें फिर से स्पेसिफिकली बात किया गया टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन एंड फ्लड इन आसाम। लेकिन हुआ क्या, ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं दे रिमेंड मेयर ए लिप सर्विस। खाली नाम का स्टार्ट किया गया कि ऐसा किया जाएगा, बहुत सारे रिपोर्ट्स बने, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, भारत सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया, फंड भी अलॉट हुआ, लेकिन ग्राउंड में कोई खास चेंजेस नहीं आए। रियलिटी वही रही, हर साल फ्लड आता है और हर साल अभी भी इरोजन होता रह रहा है। इनफैक्ट अब तो मैसिव फ्लड्स की फ्रिक्वेंसी और भी बढ़ गई है। पहले होता कैसा था कि कम से कम 10 साल में एक बार मैसिव फ्लड आता था। मैसिव फ्लड का एक टेक्निकल डेफिनीशन है, हम उस टेक्निकल डेफिनीशन में नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज बस आप इतना समझो, आप इसको एग्जाम में भी कोट कर सकते हो कि पहले हर 10 साल में ऑन एन एवरेज मैसिव फ्लड आता था।
कभी 54 में आ गया तो फिर 65 में आया, इस तरीके से। अभी कैसा है, पिछले 5 सालों में, राइट, सिंस 2016 टू 20, इन पिछले 5 सालों में 4 बार मैसिव फ्लड आया, बस 2018 को छोड़ करके हर साल मैसिव फ्लड आया है। तो अब फ्लड की तो फ्रिक्वेंसी उल्टा और बढ़ गई है और उसका ओवरऑल इंटेंसिटी भी बढ़ गया है डिस्पाइट ऑल दोज इनिशिएटिव्स। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि दीज इनिशिएटिव्स वेयर नॉट इम्पैक्टफुल, दे वेर मेयर अ लिप सर्विस, कुछ खास उसमें काम हुआ नहीं है। अगर इरोजन की बात की जाए तो आसाम सरकार ने हाल फिलहाल में एक डाटा रिलीज़ किया था, अगर उसको देखते हैं, इसको आप एज इट इज़ एग्जाम में कोट कर सकते हो। आसाम सरकार ने क्या कहा, द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ वाइप्ड आउट नियरली 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लार्जर देन गोवा विच फॉर्म्स अबाउट 7.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आसाम। तो गोवा जितना बड़ा स्टेट है उतना बड़ा लैंड तो हमारा इरोजन में बह गया है। ओवरऑल जो हमारा लैंड का 7.5% है वो ब्रह्मपुत्र के इरोजन के कारण वो बह चुका है। तो नेचुरली अब लैंड की स्कार्सिटी होगी, एग्रीकल्चरल लैंड की स्कार्सिटी होगी, तो सोशल कन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 2 डाटा आपको कोट करने हैं अगर फ्लड और इरोजन पे कभी सवाल आ जाए तो। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो इतने सारे फेल्ड इनिशिएटिव्स के बाद भारत सरकार ने एक और नई इनिशिएटिव ले ली है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, खासकर आसाम के अंदर, वाटर मैनेजमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी विल बी चेयर्ड बाय वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग श्री राजीव कुमार। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इसकी चेयरमैनशिप करेंगे और वो अब देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाटर मैनेजमेंट को इफेक्टिव तरीके से किया जाए। तो ये जो अथॉरिटी बनाई गई है इसको एक कानून के थ्रू बनाया गया। 2020 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। उस ऑर्डिनेंस की मदद से ये नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। तो इस हिसाब से एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कानून के हिसाब से बॉडी बनाया गया। तो ऑफकोर्स ये पावरफुल बॉडी होगी। इसको काम जो दिया गया है वो ये है कि आसाम के अंदर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, खासकर आसाम के अंदर जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है फ्लड एंड इरोजन का, उसको कैसे काउंटर किया जाए। उसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए फॉर द सेक ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। तो हर साल जो वाटर, इतना सारा पानी बह करके ब्रह्मपुत्र का समुद्र में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए। देखो प्रॉब्लम कैसा है, फ्लड वाले टाइम में पूरी तरह हर जगह पानी पानी होता है, बाकी नॉर्मल टाइम में हमारे यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इस ड्यूअल चैलेंज को कैसे टैकल किया जाए, इस पे काम करेगी ये नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके अलावा इसको एक और स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। हाल फिलहाल में कई सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि चाइना मैसिव डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स इट्स नदर्न एरियाज़। तो वैसे हालात में इंडिया को क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लेने चाहिए टू काउंटर चाइनाज पॉलिसी ऑन डाइवर्सन ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर, वो भी एक चीफ कंसर्न होगा नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। अब जरा देखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कितना सक्सेसफुल होता है। अभी तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं जो इस नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आज के अखबार में भी आया इसका क्रिटिसिज्म, वो यही कह रहे हैं कि दिस नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ नो मोर देन एन ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। ये बस पैकेजिंग बदल दी गई है वही चीज़। आपने पहले ब्रह्मपुत्र बोर्ड बनाया, उसके पहले नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई, तमाम चीज़ें की, हुआ तो ग्राउंड पे कुछ नहीं। अब एक आपने और अथॉरिटी बना दी, इसको भी काम देंगे कि फ्लड रोको, इरोजन रोको, लेकिन ग्राउंड पे फिर कुछ नहीं होगा। सो बस नाम बदल देने से, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बना देने से ग्राउंड रियलिटीज़ या ग्राउंड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई क्रिटिक्स आर सेइंग दैट दिस North East Water Management Authority is no more than an old wine in a new bottle. The next article is taken from international segment. It is about emission gap report. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 पब्लिश कर दी है। तो जरा समझते हैं कि ये इमिशन गैप रिपोर्ट होता क्या है। देखो, इमिशन गैप रिपोर्ट में बताया जाता है, हर साल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। उसमें बताया जाता है कि हमारे दुनिया की जो भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में हैं या नहीं इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट ऑफ कीपिंग
ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। हाल पिछले कुछ दिनों में हमने लगभग 3 या 4 बार डिस्कस कर लिया है कि पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में साइन की गई थी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें एक टारगेट फिक्स किया गया था कि बाय 2100 यानी कि बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू आवर एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियल टाइम। तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था 1750 टू 1850। उस टाइम में जो एवरेज टेम्परेचर था हमारे ओवरऑल एटमॉस्फेयर का, उससे एट मैक्स 1.5 डिग्री सेल्सियस हम आगे बढ़ने देंगे। दैट इज़ आवर टारगेट अंडर पेरिस क्लाइमेट डील दैट वाज फाइनलाइज्ड इन 2015। क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल जो एज था उससे पहले जो प्री इंडस्ट्रियल एज था उस टाइम में तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम था नहीं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का प्रॉब्लम था नहीं। ये तो इमिशन तब निकल के आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आए हैं। तो उसके पहले जो भी टेम्परेचर था दैट वाज मोर और लेस वेरी कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। लेकिन अब इंडस्ट्रियल एज के बाद धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इंडस्ट्रियल एज को तो हम पूरी तरह से ख़त्म कर नहीं सकते, ग्रीन हाउस गैसेस को पूरी तरह से ख़त्म कर तो नहीं सकते। तो थोड़ी बहुत तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि कहाँ तक हम कर सकते हैं। उसके आगे हमको नहीं करना है, क्योंकि उसके आगे अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसके आगे अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ तो दैट विल बी वेरी मच कैटेस्ट्रॉफिक ऑन ओवरऑल ह्यूमन सर्वाइवल। उसका बहुत मेजर थ्रेट होगा हमारे सर्वाइवल के ऊपर। तो इस तरीके से हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि जो 2100 वाला साल है तब तक हम लोग एट मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने देंगे। उससे भी बेहतर होगा आइडियल स्टेट कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर ना बढ़ने दें। और इसी को फिर मेजर करता है इमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ यूएनईपी। हर साल इस रिपोर्ट में ये पब्लिश किया जाता है कि कितना हमारा टारगेट है और इस टारगेट के हिसाब से हम इमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को ब्रिज गैप रिपोर्ट भी कहते हैं। तो जरा इस फिगर की मदद से समझते हैं ब्रिज गैप इमिशन रिपोर्ट। देखो ये है परमिटेड लेवल ऑफ इमिशन कि इतना अगर हम इमिशन करेंगे तो हम पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट को मीट कर पाएंगे, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। ये है परमिटेड लेवल और ये है रियल लेवल, एक्चुअल लेवल ऑफ इमिशन। और इसके बीच का जो गैप है वही पब्लिश होता है इस ब्रिज गैप रिपोर्ट में या इमिशन गैप रिपोर्ट में। तो ये आपको बस ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है क्या। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करती है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। दिस बॉडी वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 1972। तो आपको एक बात तो जानती ही होंगी, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो आपने जरूर पढ़ रखा होगा बेसिक इन्वायरमेंट में। ये दुनिया की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी ऑन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। उसके पहले इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से ऐसी कोई चीज़ होती है ऐसा वर्ल्ड कंट्रीज़ को लगता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बाय 1972 फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कंट्रीज रियलाइज्ड कि इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 में। और उसके बाद इसी कॉन्फ्रेंस के बाद से ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इमर्ज होकर के आया, जिसका काम है कि देखना कि हमारा इन्वायरमेंट किस हद तक सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन हो रहा है। और टाइम टू टाइम ये इमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करती है इन ऑर्डर टू सी कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू पेरिस क्लाइमेट डील कमिटमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी हेडक्वार्टर है इन नायरोबी केनिया। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं जो की हाइलाइट्स हैं जो इस इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 में बताई गई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि 2019 में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ है अभी तक। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। इतना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन पहले कभी नहीं हुआ। और इस कारण से जिस रेट से हम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं, हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करना, जबकि जिस रेट से हम इमिशन कर रहे हैं हमारा टेम्परेचर कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एज बाई 2100। तो 2019 में हमने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। 2020 में ये ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है दैट हैज़ सीन अ डिप, उसमें थोड़ी कमी आई है एंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कोविड-19 के कारण बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन था और इस कारण से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में कमी आई है 2020। फिर भी 2020 ये जो साल अभी हम जिसमें हैं अभी, ये अभी तक का वार्मेस्ट ईयर
निकल के आ रहा है ऑन पेपर। तो रिकॉर्ड के हिसाब से ये अभी तक का, जब से रिकॉर्डिंग हमने चालू की है तब से अभी तक का सबसे गर्म साल, वार्मेस्ट ईयर निकल के आ रहा है। तो सवाल ये उठेगा कि सर इमिशन 2019 में हुआ, गर्मी 2020 में क्यों हो रही है? तो बिकॉज ऑफ दिस वाइल्ड फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। आपने ज़रूर सुन रखा होगा, मैंने भी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है कि 2 मैसिव फायर्स, आग लगी थी जंगलों में, वाइल्ड फायर्स, एक तो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में, और ब्राज़ील में इस साल जून जुलाई में। ब्राज़ील में तो हर साल लगती ही रहती है, पिछले साल भी लगी थी आग ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट में, और इस साल भी लगी थी ब्राज़ील के अमेजन फॉरेस्ट में आग। तो ये मैसिव वाइल्ड फायर्स के कारण जो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं इस साल, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा था। दूसरा कारण ये भी है कि 2019 में जो ग्रीन हाउस गैस का हमने इमिशन किया उसका इम्पैक्ट हमें 2020 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 में तो हमने इमिट किया, अब उस साल तो उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा नहीं, उसका इम्पैक्ट हमें इस साल दिख रहा है। तो 2 चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है कि 2019 में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया है हमने, 2020 तक उस हमने वार्मेस्ट ईयर हमने रिकॉर्ड किया, आने वाले टाइम में गर्मी और बढ़ेगी। और तीसरा, जिस रफ्तार से हम इमिशन कर रहे हैं इस रफ्तार से तो कम 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एज बाय 2100। अब एक और बात बताई गई है, दैट इज़ रिगार्डिंग आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में जो आइस शीट्स हैं वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, उनका ओवरऑल थिकनेस भी कम हो रहा है और एरिया भी कम हो रहा है। 15 सितंबर को, इस साल 15 सितंबर को ओवरऑल जो आर्कटिक एरिया का जो आइस था, आइस का एरिया बस 3.74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक रह गया था। दैट इज़ वेरी लेस, ये अभी तक का ऑल टाइम लो है। ओवरऑल एरिया देखो, एक चीज़ होती है थिकनेस और एक चीज़ होती है ओवरऑल एरिया। थिकनेस भी कम हो रही है, ओवरऑल एरिया भी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एरिया 3.74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक रिड्यूस हो गया था, जबकि ऑन एन एवरेज इसका एरिया कम से कम 7-8-9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक रहता है, कभी कभार तो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी पार कर जाता है सर्दियों के टाइम में। तो आर्कटिक रीजन का सुप्रीम तरीके से मेल्टिंग हो रहा है, थिकनेस भी घट रही है वहाँ की ग्लेशियर्स की, एरिया भी घट रहा है। इस कारण से क्या होगा कि सी लेवल का राइज होगा, जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पानी में कन्वर्ट होगा, जब पानी में कन्वर्ट होगा तो सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होगा तो आसपास का जो कोस्टल एरिया है वो डूबेगा। उसके अलावा जो लो लाइंग कंट्रीज है जैसे मालदीव वगैरह है वो सब डूब जाएंगे। ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और ओवरऑल जब आर्कटिक की मेल्टिंग होगी और ओवरऑल जब ग्लेशियर्स कम होंगे तो उससे और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। देयर विल बी अ साइकिल, देयर विल बी अ फीडबैक इफेक्ट। और ये कैसे होता है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6 नवंबर 2020। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक मेल्ट हो रहा है और आर्कटिक मेल्ट होने के कारण और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो एक तरह का आप समझो विसियस साइकिल हैज़ बीन सेट इन टू प्ले एंड दैट विल हैव मोर डिवास्टेटिंग इफेक्ट इन फ्यूचर। The next article is taken from National segment. It talks about steps taken to counter child pornography. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially governance for vulnerable section. इस केस में child is the vulnerable section. So news समझते हैं. So cyber wing of Maharashtra ने एक सॉफ्टवेयर लिया है फ्रॉम इंटरपोल। इंटरपोल समझ लो तो कि इंटरनेशनल पुलिस है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कंट्रोल करती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरपोल। मूवीज़ में भी आपने देख रखा होगा इंटरपोल। इस इंटरपोल से महाराष्ट्र की साइबर विंग पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल तरीके का सॉफ्टवेयर लिया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्रॉलर, और इस क्रॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू काउंटर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो न्यूडिटी को डिटेक्ट करेगा इंटरनेट पे, फेशियल रिकॉग्निशन करेगा, फेस रिकॉग्नाइज करके वो समझ जाएगा कि ये किस एज ग्रुप का पोर्नोग्राफी है, और उस तरीके से फिर वो फिल्टर करके उस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आपको जो नाम याद रखना है वो है ये नाम, सॉफ्टवेयर क्रॉलर। उसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना है, ऑपरेशन ब्लैक फेस। ये ऑपरेशन ब्लैक फेस चलाया गया था पिछले साल ही इन ऑर्डर टू काउंटर चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। तो 2 बातें याद रखनी है, सॉफ्टवेयर क्रॉलर इंटरपोल से लाया है महाराष्ट्र सरकार ने, बाकी सारे स्टेट्स भी धीरे धीरे इस एक्शन को ले रही हैं। तो आने वाले टाइम में बाकी सारे स्टेट्स भी हो सकता है कि इस क्रॉलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक फेस पिछले साल भारत सरकार ने चलाया था टू काउंटर चाइल्ड पोर्नोग्राफी।
तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये सवाल आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्रॉलर एंड ऑपरेशन ब्लैक फेस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब जरा से देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्रॉलर एंड ऑपरेशन ब्लैक फेस का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो देखो, दो तरीके से अगर सवाल आए तो दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि स्टेप्स दैट शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू काउंटर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तब तो आप ऑपरेशन ब्लैक फेस भी लिखेंगे और सॉफ्टवेयर क्रॉलर भी लिखेंगे कि ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी इन जनरल मान लीजिए कभी सवाल आ जाए साइबर क्राइम पे, तो साइबर क्राइम पे तो अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, चाहे वो फ़ोन पे फ्रॉड होता है, विशिंग फिशिंग जिसको कहते हैं, अलग अलग तरह के साइबर क्राइम होते हैं, हैकिंग होता है। उसमें एक तरह का साइबर क्राइम होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक तरह का साइबर क्राइम बता करके उसके खिलाफ एक्शन बता सकते हैं सॉफ्टवेयर क्रॉलर। तो इस तरीके से आप दो सवाल होंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे सीधा सीधा सवाल हो या साइबर क्राइम पे सवाल हो, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। The next article is taken from again national segment. It talks about Harappan civilization. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian history point of view. So देखो, न्यूज़ आर्टिकल क्या कहता है। न्यूज़ आर्टिकल ये कहता है कि हड़प्पन लोग जो थे, जो हमारे यहाँ की जो वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, इनफैक्ट फर्स्ट सिविलाइजेशन है इंडिया की, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ कुछ साइट से हमने उनके पॉटरीज़ को कलेक्ट किया, जिसमें वो खाना वाना खाते थे, खाना रखते थे, उस तरह की पॉटरीज़ को हमने कलेक्ट किया है। और उन पॉटरीज़ में हमें थोड़ी सी लिपिड रेसिड्यू मिली हैं और कैटल बोन्स मिले हैं, मतलब जो गायों के हड्डियां मिली हैं और जो उनके अंदर फैट्स होती हैं, कैटल्स के अंदर फैट्स होती हैं, लिपिड जिसको कहते हैं, वो फैट्स भी हमें थोड़ी बहुत उनके पॉटरी से यानी कि बर्तनों से मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, दे हैड प्रेफरेंस फॉर बीफ, वो बीफ खाते थे। अभी ये जो प्रोजेक्ट है टू अंडरस्टैंड अबाउट द कल्चरल ईटिंग हैबिट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिस प्रोजेक्ट इज़ रन बाय 2 यूनिवर्सिटीज़। पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अलॉन्ग विथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इन दोनों यूनिवर्सिटी ने मिल करके ये कंक्लूजन निकाला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग दे हैड प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन ऑफ बीफ। और ये रिपोर्ट हाल फिलहाल में पब्लिश की गई है इन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस। दिस इज़ वेरी रेप्यूटेड जर्नल इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। तो अब जरा देखते हैं, देखो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में, सवाल कभी पूछे तो आप यूपीएससी का पेपर उठा करके देखो। 2014 में उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताइए। 2017 में भी उन्होंने पूछा था, लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सवाल आते रहते हैं यूपीएससी में। अब एपीएससी में भी आएंगे पेपर 2 में, क्योंकि अब आपका इंडियन कल्चर पेपर 2 का हिस्सा है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे मान लीजिए अगर ऐसा सवाल आ जाए, अ ब्रीफ नोट ऑन कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसमें आप उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताएंगे, हाउसिंग पैटर्न के बारे में बताएंगे, जो ग्रिड पैटर्न वगैरह सब आप पढ़ते हैं वो तो सब आपको पता ही है। उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे, वो सब तो आप बताएंगे ही। अगर आपने ये भी लिख दिया कि एक रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि दे हैड ईटिंग प्रेफरेंस ऑफ बीफ अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय BHU एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। आप समझो कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन में अगर आपने करंट अफेयर्स का थोड़ा मेंशन कर दिया तो ऑफकोर्स यू विल हैव एन एडवांटेज। उसके अलावा पीटी में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इसको आप अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट PM वानी स्कीम। This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economic point of view, especially the subtopic infrastructure. तो समझते हैं ये PM वानी स्कीम है क्या। देखो, PM वानी स्कीम का सरल सा मतलब है कि देश में पब्लिक जो प्लेसेज हैं, जो भी पब्लिक एरियाज हैं, बस स्टॉप आसपास का जो भी पब्लिक एरिया दैट इज एक्सेसिबल टू पब्लिक, वहाँ पे वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कराना एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो, दैट इज़ द पर्पस ऑफ PM वानी। हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने फैसला ले लिया है कि अब वो PM वानी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब पब्लिक एरियाज में वो फ्री वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराया जाएगा? दिस विल बी डन थ्रू पब्लिक डाटा ऑफिसेस। तो ये पब्लिक डाटा ऑफिस क्या है वो जरा देखते हैं। देखो, एक तो सरल सवाल पूछ लिया उन्होंने कि PM वानी स्कीम क्या है, तब तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे कि फ्री वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कराना है।
लेकिन थोड़ा अगर उन्होंने इंट्रिकेट सवाल पूछा कि पब्लिक डाटा ऑफिस क्या है, क्योंकि ये जो स्कीम है PM वानी स्कीम दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक डाटा ऑफिस इटसेल्फ। तो पब्लिक डाटा ऑफिस ज़रा समझते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको फिगर्स की मदद से समझते हैं। देखो, कोई अगर एरिया है तो उस एरिया में एक पब्लिक डाटा एग्रीगेटर जैसा ऑफिस बनाएगी भारत सरकार। तो मान लो ये हमारा एरिया है गणेशगुरी वाला एरिया, यहाँ पे एक पब्लिक डाटा एग्रीगेटर ऑफिस होगा भारत सरकार वाला, और इस पब्लिक डाटा एग्रीगेटर को इस एरिया की जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सस्ते दामों पे इंटरनेट सर्विस का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेंगे। तो सस्ते दामों पे इनको इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगी। अब ये क्या करेंगे पब्लिक डाटा एग्रीगेटर्स कि इस एरिया के जो लोकल कैफ़ेज़ वगैरह हैं या लोकल मान लो चाय दुकान है, पान शॉप है जो काफ़ी पॉपुलर है जहाँ पे लोग आते हैं, उन सब को सस्ते दामों पे इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी वाईफाई के थ्रू। इन सारे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी सस्ते दामों पे, कैफ़ेज़ को, चाय शॉप्स को। और ये जो छोटे छोटे ऑफिसेज़ हैं जैसे प्राइवेट कैफ़ेज़ या प्राइवेट चाय की दुकान, प्राइवेट पान की दुकान, इन सब को कहा जाएगा पब्लिक डाटा ऑफिस। तो ये होगा पूरा स्ट्रक्चर। लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पब्लिक डाटा एग्रीगेटर्स भारत सरकार के ऑफिस उसको देंगे, और ये लोग फिर जो लोकल ऑफिसेज, लोकल कैफ़े वगैरह हैं उनको सस्ते दामों पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सस्ते दामों पे इसी शर्त पे प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेट सर्विसेज कि ये अपने कस्टमर्स को और आसपास के लोगों को फ्री वाईफाई प्रोवाइड करें। तो पब्लिक को एकदम फ्री में ये अपना वाईफाई प्रोवाइड करें। ऑफकोर्स इनको भी फ़ायदा होगा, यहाँ पे कस्टमर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से एक नेटवर्क सेटअप किया जाएगा और इस तरीके से PM वानी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पब्लिक डाटा एग्रीगेटर भी होगा और पब्लिक डाटा ऑफिसेज भी होंगे। अभी ये जो PM वानी स्कीम है इसको अभी लॉन्च किया जा रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे रन हो रहा था। पायलट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो छोटे छोटे एरियाज में टेस्ट पर्पस के लिए कि ये कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है, इस पर्पस से जब प्रोजेक्ट को रन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो ऑलरेडी 2017 से ये पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में रन हो रहा था। अब ये सक्सेसफुल हो गया पायलट प्रोजेक्ट, तो अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इसको अब पूरे इंडिया के लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आने वाले 3-4 सालों में आप देख सकते हैं कि आपको हर जगह पे पब्लिक प्लेसेस में फ्री इंटरनेट मिल जाएगा। In our segment most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 253 to 255. Topic number 253 is about Rajiv Mehrisi Committee. This committee was constituted to measure the impact on the national economy and financial stability of waiving the interest and waiving of interest on COVID-19 related moratorium. सरल शब्दों में बताऊं तो बैंक्स को बोला गया था कि आपने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं कलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द COVID-19 लॉकडाउन, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा उसको स्टडी करने के लिए राजीव मेहरिषि कमेटी बनाई गई थी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 253. टॉपिक नंबर 254 is about Living Planet Report 2020. It is published by World Wide Fund WWF. According to it, there has been reduction of 68% in the global wildlife population between 1970 and 2016. Please attempt this question that is based on topic number 254. Topic number 255 is about Bru or Riang tribe. The Riangs the Brus are the second largest tribal community in Tripura after Tripuris. They are recognized as one of the 75 primitive vulnerable tribal groups in India. And it is believed that they came from San Plateau of Myanmar to Tripura. Riangs have a population of 1.88 lakh and divided into two major clans, Meska and Molsoi. They are still a nomadic tribe and large number of them depend on Jhum cultivation. Their language is known as Kauburu and they practice Vaswanism and their dance is known as Hojagiri dance. Please attempt this question based on topic number 255. This is the answer of question number 250 to 252 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. Which one of the following statement is true? K2 Goodwin Austen is the highest peak of India. Absolutely correct. It is a peak of Great Himalaya. The statement is wrong. It is part of Karakoram ranges. So the correct answer will be option A, one only. Climate Change Performance Index is published by option D, Greenwatch. And Dravidian style, the shape of the main temple tower is known as Vimana, while temple tower of the Nagra style is known as Shikhar. Absolutely correct. The main gate of Nagra style is very grand and known as Gopuram. This is wrong. जो द्रविड़ा स्टाइल होता है उसका मेन गेट को हम लोग गोपुरम कहते हैं और वो बहुत ग्रैंड होता है. So the correct answer will be option A, one only.
That's all from our side for today. Thanks for watching.